अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इल्ज़ामात से भरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी किया है और उसके बाद उन्होंने कुछ डिटेल्स भी बताई हैं। वो आपको बल्कि सुनवा भी देते हैं कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर रिजल्ट रोके थे क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है, क्या कहेगा? बिल्कुल बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जली मोरे लगा के सब सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने इलेक्शन को पूरा मुतनाज़ बना के रख दिया है। इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर किस्म के इल्ज़ामात लगा रही थी, उसके बाद ये पहला सरकारी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉय ने जो इल्ज़ामात का इतराफ़ किया है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सियासी जमात थी, उसका तो कोई भी सियासी जमात इलेक्शन में हारती है तो ज़ाहिर है वो इल्ज़ामात तो लगाती है धांधली की। इस वक्त मुल्क की तमाम सियासी जमातें धांधली के इल्ज़ामात तो लगा रही है, लेकिन वो एक सियासी बयानिया कंसीडर किया जाता है कि अपनी सियासत के लिए वो लोग एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं। लेकिन रावलपिंडी ये पूरा एक डिवीजन था और इस डिवीजन में तकरीबन 13 से 14 सीटें थी और उस 14 सीटों में आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इस्लामाबाद की 3 सीटों पे क्लेम करती है, जिसमें शोएब शहीन भी है। फिर इसके अंदर चकवाल आ जाता है, चकवाल के अंदर तकरीबन 2 से 3 सीटें हैं, एयाज मीर साहब का हल्का है। और फिर इसके बाद अटक आ जाता है, अटक के अंदर भी तकरीबन 2 या 3 सीटें हैं। उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके हैं। फिर रावलपिंडी की 6 सीटें आती हैं, इसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि हम 45 के मुताबिक हम भारी अक्सरियत से जीते हुए थे और कमिश्नर लियाकत अली के मुताबिक भी तकरीबन 70 हजार उन्होंने वोट चेंज किया। तो इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, मुल्क को एक बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं, एक अजीब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और शायद किसी तीसरे निजाम को या तीसरी कुव्वत को दावत देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 47 से 50 सीटों के ऊपर ये क्लेम करती है कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है और हम उसके मुताबिक जीत चुके हैं। आपने देखा कि उन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया के सामने जो है फॉर्म 45 जिस कदर लोगों ने अपने गलों में पहने हुए थे, लोगों ने कॉपियां बनाई हुई थी, प्रिंट किए हुए थे, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फॉर्म 45 को। तो अब इतराफ़ जुर्म भी किया और उसके बाद उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के ऊपर भी इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि ये पूरा सिस्टम जो है यलगमारू हुआ था, पूरे सिस्टम ने मिलकर ये धांधली की है और इल्जामात के बाद इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो चैलेंज हो चुकी है। इलेक्शन की कोई वक़्त नहीं रही और कोई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल और सबसे बड़ी जमात है, वो तो पहले ही इस इलेक्शन को मानने से इंकारी है। लेकिन इस इतराफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मुल्क में नया भूचाल आ जाएगा। निजाम इस वक्त पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। एक शख्स जो लंदन बैठ के ये दावे करता था, आने से पहले मुस्लिम लीग नून ने ये दावे करना शुरू कर दिए थे कि साड़ी गाल हो गई है और वजीर आजम चौथी दफा नवाज शरीफ बनने जा रहा है। तो 6 महीने पहले से ये सारी प्लानिंग तो हो रही थी, 6 महीने पहले से हुकूमत के दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद एक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात थी जो इस सब के बावजूद भी इलेक्शन डिमांड कर रही थी, इलेक्शन मांग रही थी। वो अपनी आवाम के ऊपर एतमाद कर रहे थे और इमरान खान जैसे कहता था कि मेरी कौम जो मैंने करना था कर दिया, जो शऊर मैंने अपनी आवाम को दे दिया, वो शऊर का जिन जो है बोतल में वापस नहीं जा सकता। 71 का दौर नहीं है, पुराने दौर के तरीके जदीद दौर में अप्लाई करने की समझ नहीं आती। कौन इनको इस किस्म के मशवरे देता है जो मुल्क को मजीद इंतशार और में अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाता है चीजों को। तो अब आप देखें कि अब मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत बनाने से पीछे हट रही है, उन्हें भी अपनी जो है मौत नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको पूरा मैंडेट नहीं दिया गया। वो कहते हैं कि हमारी 2/3 अक्सरियत है, हमें 180 सीटें हम विन कर चुके हैं और हमें सिर्फ 100 सीटें दी जा रही हैं। बाकी इखलाकियात मुल्क में जो है इंसाफ के निज़ाम, अदालतों के निज़ाम, स्टैब्लिशमेंट हर चीज को रोंद के रख दिया। लोगों का एतबार इस वक्त बिल्कुल उठ चुका है, हर चीज से, हर इदारे से मायूसी हर तरफ फैल चुकी है। और इसके अंदर और ये सिर्फ एक पहला इल्जाम नहीं है, इलेक्शन के बाद ऐसे ऐसे वाकयात हुए, कभी सोचा नहीं जा सकता था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो भी ये बयान देंगे कि धांधली हुई है और ये सब चीजें पहले से तय थी। फिर आप आफ्ताब शेरपाओ के आप बयान देख लें, उन्होंने ये कह दिया कि अगर इमरान खान चोर है तो हम सब चोर हैं। और GDA का भी भरपूर, जमात इस्लामी की तरफ से भी बार बार इल्जामात लगाना और सब जमातों का ये कहना कि हम नहीं जीते, इमरान खान जीता है। जी हाँ जी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी सियासी जमात ये क्लेम नहीं कर रही
کہ ہم الیکشن جیتے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ فضل الرحمان کی جماعت ہے، چاہے وہ جی ڈی اے ہے، اے این پی ہے اور مختلف ٹی ایل پی ہے، مختلف چھوٹی جماعتیں، وہ سب عمران خان کی حمایت میں بول رہے ہیں، اس شخص کی حمایت میں بول رہے ہیں جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہے، جو کہتا تھا کہ میں ان کو سرپرائز دوں گا، وہ جیل میں بیٹھ کے ان کو نئے مختلف قسم کے سرپرائز دے رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ کلیم نہیں کر رہی کہ ہم جیت گئے ہیں، سیاسی جماعتیں یہ کلیم کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نہیں جیتی۔ حافظ نعیم الرحمان کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنی وننگ سیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی، تو اس وقت آپ محسن داوڑ علی وزیر سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ ہمیں تو شہباز شریف نے کہا تھا کہ جناب ہماری بات ہو گئی ہے اور جو ہے عدم اعتماد لانا ہے اور یہ وہ، اب وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ جی یہ سب جو ہے غلط ہو رہا ہے، عمران خان ایک شخص کے خلاف یہ سب غلط ہو رہا ہے اور یہ جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے، اخلاقیات کا ہر طرح سے جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ جو کام کمشنر راولپنڈی نے اس وقت کر دیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ اس کو یاد رکھے گی، تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا، کیونکہ آپ نے ظلم جبر بربریت سے آوازیں دبتی تو بہت سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، لیکن ظلم جبر بربریت کے بعد بہادری سے آ کے اس کو فیس کرنا اور یہ بتانا کہ میں نے 70 ہزار کی دھاندلی کی ہے، نیچے آرو سے باقی عملے سے معافی مانگنا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا اور خود سزا کی ڈیمانڈ کرنا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سکندر راجہ چیف الیکشن کمیشن کے اوپر بھی الزامات لگائے ہیں اور چیف جسٹس کے اوپر بھی الزامات لگائے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ سارا نظام ایک شخص کو گرانے کے اوپر لگا ہوا تھا، سارے نظام نے پلاننگ کر کے ایک شخص کو ہرانے کی کوشش کی اور اس کے اندر بھی اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، ریاست کو سامنے آنا پڑ گیا، نظام ننگا ہو گیا، لیکن وہ شخص نہ ہارا، نہ جھکا اور نہ ہی اس شخص کو کسی طرح بھی شکست دی جا سکی۔ یہ ہوگا کہ یہ پہلی پریس کانفرنس آخری پریس کانفرنس ثابت ہوتی ہے یا اس کے بعد مزید لوگوں کا ضمیر جاگتا ہے، مزید لوگ آ کے بھی عمران خان کے حق میں یا اس نظام کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور سسٹم کس طرف جاتا ہے؟ جس مقصد کے لیے الیکشن کرائے گئے تھے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے، وہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور عمران خان اس وقت پھر قسمت کے سکندر ثابت ہوئے ہیں اور نظام ان کے خلاف ہے، سسٹم ان کے خلاف ہے، لیکن شاید پھر بھی جو ہے عوام کی طاقت سے وہ اس وقت پھر بھی زندہ ہے، جس کی سیاست کے اوپر کراس لگانے کی باتیں کی جا رہی تھی۔ ساری سیاست ملک کی اس وقت اسی ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ شخص جیل میں بیٹھا ہے اور سکون سے جو ہے انجوائے کر رہا ہے، تمام نظام کو، تمام سسٹم کو بے نقاب کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں جی آنے والے وقت میں مزید کتنی کانفرنسز ہوتی ہیں، کون جو ہے آ کے اقرار جرم کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔